नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन के संचो 16 और संचो 17 के सदस्यों का हैंडओवर पूरा हुआ। वुहान ने चीन की पहली चालक रहित स्काई ट्रेन लॉन्च की। साउथ कोरिया में बढ़ रही है स्केटबोर्डिंग की लोकप्रियता। अब समाचार विस्तार से। संचो 16 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्री 5 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद 31 अक्टूबर को पृथ्वी पर लौट आए। वे चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा रहे और अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल को रोटेट करने में भूमिका निभाई। चीन के थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन के विकास चरण में जाने के बाद से संचो 16 इस साल का दूसरा मिशन रहा। वहीं मनुष्यों के साथ जाने वाला पहला मिशन था। इससे पहले संचो 17 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्री 26 अक्टूबर को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। दोनों मिशन के सदस्यों ने हैंडओवर का काम पूरा किया। संचो 17 के दल करीब 6 महीने अंतरिक्ष में बिताएगा। वे भौतिकी, सामग्री विज्ञान, जीवन विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ अंतरिक्ष स्टेशन के रख रखाव का काम भी संभालेंगे। 5 नवंबर से शुरू होने वाले छठे चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो यानी CIIE की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही है। प्रदर्शनी हॉल और बूथ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस साल के CIIE में 1800 कंपनियां और कमर्शियल बूथ शामिल होंगे। यह एक्सपो ऑफलाइन तरीके से आयोजित होगा, जिसमें 3400 से ज्यादा प्रदर्शक और 3,94,000 पेशेवर विजिटर्स के अलावा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 289 कंपनियां भी शामिल होंगी। इस बार का प्रदर्शनी क्षेत्र 3,67,000 वर्ग मीटर है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफी बड़ा है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को शुरू होने वाला ये एक्सपो 10 नवंबर तक चलेगा। चीन की युवा पीढ़ी पारंपरिक संस्कृति को तरोताजा करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे ही 3D और AR तकनीक का इस्तेमाल करके थांग राजवंश के वर्चुअल सीन्स को रियल स्टेज पर अभिनय के साथ जोड़कर एक डांस प्रस्तुत किया गया, जिसे काफी सराहा गया। छन लई जैसे कलाकारों के इस विचार का उद्देश्य है प्राचीन कहानियों को आधुनिक बनाना। चीन में युवाओं की रुचि पारंपरिक संस्कृति में बढ़ रही है। उनमें सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है और इसलिए छुट्टियों में म्यूजियम का दौरा करना पसंद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हनान म्यूजियम में 70% विजिटर्स 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिससे म्यूजियम्स को नई नई डिजिटल तकनीक के जरिए युवा पीढ़ी को जोड़ने की प्रेरणा मिल रही है। चीन की पहली मोनोरेल, जिसे स्काई ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, का संचालन वुहान में शुरू हुआ। यह पहला चरण 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 6 स्टॉप होंगे, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रैफिक फ्री ट्रैवल होगा। यह ट्रेन बिना ड्राइवर के चलेगी और हर डिब्बे में 110 यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। इसका फर्श पारदर्शी कांच का बना है, जिससे यात्री जमीन तले शहर के सुहावने नज़ारे देख सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि इसके स्टील कॉलम जमीन पर कम जगह घेरेंगे और पारंपरिक रेल के मुकाबले इसकी लागत भी बहुत कम है। वुहान इस कम कार्बन वाले शहरी परिवर्तन को अपना रहा है, क्योंकि यात्रियों को यह अनुभव रोमांचक, आरामदायक और अनोखा लग रहा है। तेज गर्मी और सर्दियों में कम बर्फबारी के चलते स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर 2 सालों में 10% तक सिकुड़ गए हैं। स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज की माने तो इस साल ग्लेशियर की मात्रा का करीब 4% हिस्सा पिघलकर गायब हो गया है। यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि 2022 में यह नुकसान करीब 6% तक था। बर्फ का इतना तेजी से पिघलना बेहद चिंताजनक है। केवल 2 सालों में इतनी बर्फ गायब हो गई है, जितनी 1960 से 1990 के बीच हुई थी। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण छोटे ग्लेशियर गायब होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सीधा सीधा इन महत्वपूर्ण बर्फ संरचनाओं पर देखने को मिल रहा है। दक्षिण कोरिया में स्केटबोर्डिंग दिनों दिन मशहूर होती जा रही है। कोरियन लोग अब केवल शौक के लिए ही नहीं, बल्कि खेल के रूप में स्केटबोर्डिंग सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्केटबोर्ड्स के वीडियो नाइकी और वैंस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स का ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि स्केटबोर्डिंग के खेल में कई चुनौतियां हैं। कुछ लोग इसे केवल एक ट्रेंड मान रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए इसके महंगे उपकरण को रुकावट मान रहे हैं। दक्षिण कोरिया में इस खेल का विस्तार में रुकावट का एक और कारण है बुनियादी ढांचे का अभाव। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के समर्थन से इसके बाजार को बढ़ाने और खुदरा आयोजनों और पर्यटन में नए अवसर पैदा करने में काफी मदद मिल सकती है, जिससे स्केटबोर्डिंग एक संपन्न समुदाय और उद्योग में बदल जा सकता है। थाईची करने वाला एक अमेरिकी नागरिक जैक पेनिक वर्ल्ड वुतांग थाईची सम्मेलन के माध्यम से दुनिया भर में वुतांग मार्शल आर्ट्स और ताओवादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं।
चीन में होने वाले इस आयोजन में 33 देशों के 15,000 से अधिक एथलीट थाई ची और चीनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैक ने वोतांग पर्वतों में ये कलाएं सीखी हैं। अब उनका लक्ष्य थाई ची की शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करना है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। इतिहास की बात करें तो हर कोई ये जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि विभिन्न सभ्यताओं ने कैसे अपने पैर पसारे और फिर कैसे समय के साथ साथ जड़ें कमजोर होती गईं। लेकिन अगर भारत और चीन जैसे दो बड़े एशियाई देशों की बात की जाए तो सवाल यही उठता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी भारत और चीन पश्चिमी देशों की बराबरी क्यों नहीं कर पाए और इनसे पीछे क्यों रह गए। इतिहास के पन्ने गवाह है जब भारत को सोने की चिड़िया और चीन को एक विशाल सभ्यता वाला देश कहा जाता था। ये वाकई एक जटिल सवाल है जिसके बारे में इतिहासकारों की राय काफी अलग अलग है। भारत और चीन ने ऐतिहासिक प्रगति के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन दोनों एशियाई देशों ने गणित, खगोल विज्ञान, कैलेंडर, आविष्कार आदि में प्रमुख खोजें की थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक बंद सामंती व्यवस्था ने एशिया में प्रगति में बाधा उत्पन्न की, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि एशियाई देशों ने पूर्व पश्चिम व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर भी ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि वास्तव में चीजें कब बदली। एक सिद्धांत बताता है कि चीन के अंतिम सामंती राजवंश छिंग राजवंश और भारत के अंतिम राजवंश मुगल राजवंश ने निरंकुश और बंद नीतियां लागू की, जिससे वे आधुनिक सभ्यता में पिछड़ गए। हालांकि यूरोप में अल्पसंख्यक समूहों के पास भी लंबे समय तक सत्ता रही। देखा जाए तो कभी कभी सभ्यताएं केवल उन कारणों से बढ़ती और गिरती हैं जिनका प्रगति या गिरावट से कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तव में जब अलग अलग तरह की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और अपने विचार साझा करती हैं तो इससे अक्सर समाज को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। चीन में ये अनूठी प्रणाली थी जहां हजारों वर्षों से परीक्षाओं के जरिए प्रतिभाशाली लोगों का चयन किया जाता था। उस प्रणाली को शाही परीक्षा प्रणाली कहा जाता था। कुछ लोगों का तर्क है कि सैन्य ताकत की उपेक्षा पर जोर देना ही चीन के पिछड़ेपन का मूल कारण रहा। उसने सैन्य ताकत के बजाय परीक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन गौर करें तो आज भी हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, सरकारी नौकरियां आदि के लिए स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों को चुनने के लिए परीक्षाओं का उपयोग करते हैं। चीन में शाही परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे प्रारंभिक प्रतिभा चयन प्रणाली थी, जो बहुत हद तक निष्पक्ष भी थी। इतिहास कैसे आगे बढ़ा, इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि यूरोपीय लोगों ने महान यात्राओं, नई दुनिया की खोज और गुलामों, सोने और मसालों के व्यापार जैसी घटनाओं के साथ ऐतिहासिक प्रगति की, जिससे आधुनिक इतिहास को आकार मिला। हालांकि चीन के सिल्क रोड और भारत के स्पाइस रोड जैसे प्राचीन व्यापार मार्ग सदियों तक फलते फूलते रहे। प्राचीन काल में एशिया के लोगों को लंबी दूरी और समुद्री यात्राओं से परहेज नहीं था। पूर्वी एशिया से भूमध्य सागर की यात्रा करने वाले अधिकांश व्यापारी वास्तव में एशियाई थे। एक अन्य विचार यह है कि प्राचीन काल में मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया सभ्यता के मुख्य केंद्र थे, जबकि अन्य स्थान उतने विकसित नहीं थे। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आखिर औद्योगिक क्रांति यूरोप में क्यों शुरू हुई, प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया में क्यों नहीं हुई। ऐसे अन्य सिद्धांत हैं जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एशियाई देश औद्योगिक क्रांति से क्यों चूक गए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे धातु और कांच बनाने की टेक्नोलॉजी में काफी पीछे थे, जिसकी वजह से ये देश आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए। हालांकि छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने वाले ये विचार बहुत विश्वसनीय नहीं है। इन निष्कर्षों में विश्वसनीयता की कमी है। आज हम देखें तो भारत और चीन अब वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति का हिस्सा हो गए हैं। इस नई टेक्नोलॉजी के युग में शामिल होने से ये दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक और बहुत कुछ मानव जाति के भविष्य को आकार देने की ताकत रखते हैं। फिलहाल भारत और चीन इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने स्मार्ट और इंटेलिजेंट आबादी के कारण दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। यदि वे राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण गलतियों से बचें तो एशिया के दो महान देश निसंदेह अपना ऐतिहासिक गौरव फिर से प्राप्त कर लेंगे और इस सदी के अंत तक दुनिया के सबसे उन्नत देश बन जाएंगे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।